हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की ये एमआरएस की जो वैकेंसी आई है जिसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल करा हुआ है, उसके एग्जाम की डेट जो आप लोग की आ ही चुकी है। दिसंबर में इसका टीयर 1 का एग्जाम है। इसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर नहीं देखी है अभी तक वीडियो तो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। और जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वहाँ पर आप गड़बड़ करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम में, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे होते हैं इजी रहता है उतना ही समझना। तो यहाँ पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिस सेट की, जहाँ पर आपको सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने आप लोगों से पूछा था प्रीवियस वीडियो, जो इसकी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था, वहां पर जो होमवर्क का आपका क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़िए। यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, आपको उसको देखकर उसको पढ़कर ये बताना था कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है या किस टाइप की लर्निंग हो रही है। So children are totally involved in doing work without being disturbed by your presence. विद्यार्थी आपकी उपस्थिति से व्याकुल हुए बिना अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। They are talking themselves, materials, trying, manipulating different arrangements and ways of solving the problem. वे आपस में बात कर रहे हैं, सामग्री से काम ले रहे हैं, समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं और तरीकों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। If you asked about what they were doing, they could clearly state their objective. यदि आप उनसे पूछेंगे कि वे क्या कर रहे हैं तो वे अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता सकेंगे। तो यहाँ पर जितने भी 3 स्टेटमेंट जो दे रखे हैं, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज वो हो रही हैं या जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उससे आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उनको क्लियरली पता है कि उनका पर्पस क्या है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके पास जो भी आसपास की चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सबका वो अच्छे से यूज़ भी कर पा रहे हैं। समस्या को सुलझाने के लिए नए-नए तरीकों को, व्यवस्थित तरीके वो अपना पा रहे हैं। तो पूरी तरह से किसी वो एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये किस तरह की लर्निंग होगी, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था। आप सभी लोग ट्राई किया करिए, जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ और आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट आएँगे, सब में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसलिए जिससे कि आपको खुद ये आइडिया लग सके कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं। और इसमें भी जितने क्वेश्चंस मैं कराऊँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी केवीएस के एग्ज़ाम में या फिर एनवीएस के एग्ज़ाम में इसी तरह के सीटेट है, इसी तरह के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उससे लिए गए क्वेश्चन हैं, जिससे कि आप वही क्वेश्चन तैयार करें जैसे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अब हम इस प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिएगा। सारे पीवाईक्यूज जितने भी एएमआरएस में आपके चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड पेपर्स हुए हो, नॉन टीचिंग हुए हो, सारे की क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के, आईसीटी के, हिंदी के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल रहने वाला है। कोई फीस पेमेंट नहीं करना, कुछ भी आपको नहीं देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश इज लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल इलनेस अमंग प्रेजेंट डे यूथ। वर्तमान समय के युवकों में मानसिक रुग्णता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम के जो युवक होते हैं, ये यूथ है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, मेंटली इलनेस का एक होता है ना, शारीरिक फिजिकली कोई बीमार होता है, कोई इलनेस होती है तो वो आपको दिखती है, विजुअल होती है। लेकिन कोई बच्चा अगर मेंटली परेशान है तो वो चीज़ नहीं दिखती है, यानी कि वो विजुअल नहीं होती है। लेकिन ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में यूथ में देखने को मिल रही है। तो किस वजह से होती है, मनोभय के कारण, दुश्चिंता विकार के कारण, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं हैं, आत्मसम्मान का कम होना, यानी कि साइकोसिस है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम है या फिर लो सेल्फ स्टीम है। तो आज के टाइम में बच्चों में बहुत ज़्यादा जो देखने को मिल रही है वो एंजाइटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो एंजाइटी का शिकार, एंजाइटी में क्या रहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनको रहता है, घबराना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में बहुत देखने को मिल रहा है। यूथ की स्पेशली बात हो रही है, जो 18 के अबव के बच्चे हैं, 18 के आसपास के एज के बच्चे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक सामाजिकरण अभिकरण एजेंसी है? स्कूल है, प्लेग्राउंड है, फैमिली है, मीडिया है। तो प्राथमिक की बात हो रही है, प्राइमरी की हो रही है। प्रीवियस वीडियो जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आप लोग को तीनों के बारे में बताया था। जो प्राइमरी होती है वो आपकी फैमिली होती है, कि जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो अपनी किसके साथ इंटरेक्शन उसका होता है? अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ रहता है, उनके भाई बहन के साथ, या जो भी परिवार में सदस्य होते हैं उनके साथ उसका रहता है। तो फैमिली जो होती है वही उसकी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है। सेकेंडरी कौन सी होती है? सेकंड नंबर पे आपका स्कूल आ जाता है, और थर्ड नंबर पे क्या होता है? मीडिया आता है। तो ये इसका सीक्वेंस रहता है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पेरेंट्स कैन एस्टैब्लिश होम स्कूल कंटिन्यूटी इन लर्निंग? माता पिता किस प्रकार अधिगम में गृह विद्यालय साध्यता स्थापित कर सकते हैं? पेरेंट्स कैन अरेंज ट्यूशन एट होम। माता पिता घर पर ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं। पेरेंट कैन सेट अ फ्लेक्सिबल बट कंसिस्टेंट डेली स्टडी रूटीन एट होम। माता पिता घर पर लोचदार किंतु निरंतर दैनिक अध्ययन की दिनचर्या निर्धारित कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन कंडक्ट एग्जाम एट होम। माता पिता घर पर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन रेगुलरली टेक फीडबैक ऑन स्कूल एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस। माता पिता दैनिक आधार पर विद्यालय के कार्यकलाप से संबंधित प्रतिपुष्टि ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से घर और स्कूल के बीच में एक अधिगम जो होता है, बच्चा जो सीख रहा होता है, तो घर और स्कूल के बीच में एक कंटिन्यूटी बनी रहे, तो वो किस तरह से कर पाएंगे? तो ट्यूशन लगाना, तो ट्यूशन तो एक अलग चीज़ हो जाएगी। वहाँ पर माता-पिता से कोई लेना-देना ही नहीं रहता है। वो ट्यूशन टीचर जो होता है पूरी तरह से वही पढ़ाएगा, वही स्कूल का होमवर्क करा रहा है। तो पेरेंट्स नहीं जान पाते हैं कि स्कूल में बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, किस तरह की चल रही है। सेकंड जो कह रहा है, कि जो पेरेंट्स होते हैं घर पर ही एक फ्लेक्सिबल अपनी दिनचर्या बनाएँगे, जिसमें कि वो देखेंगे कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उससे बातचीत करना है, उसका काम करवाना है। तो यहाँ पर यही वाला करेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो बच्चे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, स्कूल से रिलेटेड, उसके होमवर्क से, उसकी कॉपी किताबों से, उतने ज़्यादा वो जान पाएँगे कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, कोई प्रॉब्लम है उसे कि नहीं है, स्कूल में कैसा पढ़ाया जा रहा है, सारी ही चीज़ों को वो जान पाएँगे। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। परीक्षाओं वाला पॉइंट तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, और दैनिक आधार पर उसके कार्यक्रम संबंधी प्रतिपुष्टि फीडबैक लेना है, तो वो तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग बताता रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी बच्चों को मार्क्स कम आए तो वो छुपा जाते हैं, नहीं बताते क्लास टेस्ट अगर हुआ है कि उनकी प्रोग्रेस क्या रही। तो खुद माता-पिता को यहाँ पर, क्योंकि बात छोटे बच्चों से रिलेटेड हो रही है, तो वहाँ पर उनको माता-पिता को खुद सजग रहना होता है जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईपी एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स एम्स एट। एईपी किशोर शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एडोलसेंट्स ऑन जेवलिन इश्यूज, किशोर से संबंधित मामलों के बारे में किशोर बालक बालिकाओं में जागृति उत्पन्न करना। टू प्रमोट डिसिप्लिन अमंग यूथ, युवकों में अनुशासन को बढ़ावा देना। टू प्रमोट मेंटल फिटनेस अमंग चिल्ड्रन, बालक बालिकाओं में मानसिक योग्यता को बढ़ावा देना। तो इसकी भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एईपी जो एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जिससे कि जो किशोर होते हैं, एडोलसेंट की एज में होते हैं, उस एज के बच्चों को उनसे रिलेटेड समस्याएँ क्या-क्या आ सकती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उस एज में, उसके बारे में उनको नॉलेज दी जाती है, जानकारी दी जाती है, जिससे कि जो जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आए तो उनको ये रियलाइज़ हो कि कुछ अलग सी नहीं है, या बाकियों से वो अलग नहीं है। लाइफ़ का एक साइकिल में ये प्रॉब्लम्स उनकी आ सकती हैं, और कैसे उन्हें उसे फेस करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, और ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, which one of these is an essential factor for learning at home in early stages of child's development? बालक के विकास के आरंभिक चरण में घर पर अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक कारक होते हैं? सोशल सपोर्ट बाय किड्स एंड किड इन फैमिली, परिवार में सगे संबंधियों द्वारा सामाजिक सहयोग देना। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट स्पेशली बाय मदर, विशेष रूप से माता द्वारा मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक सहयोग। इमोशनल सपोर्ट बाय फादर, पिता द्वारा संवेगात्मक सहयोग। रेगुलर फैमिलीज सोशल फंक्शन, नियमित रूप से होने वाले परिवार के सामाजिक कार्यक्रम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि बालक के विकास का जब जो चाइल्ड होता है उसके जो अर्ली एज होती है, अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उस स्टेज पर सीखने के लिए, अधिगम के लिए घर में क्या आवश्यक कारण, क्या जो उसके होम में उसको आवश्यक कार्य क्या हो सकता है जो उसमें प्रभाव डाल सकता है?
तो वो हो जाता है कि साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट स्पेशली बाय मदर। बच्चे जब छोटे होते हैं तो मदर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, ज़्यादा समय उनके साथ बिताते हैं। तो यहाँ पर जब उनका स्पेशली साइकोलॉजिकल और इमोशनल दोनों ही तरह का सपोर्ट जो होता है, उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंस डालता है या काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। फादर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उनके साथ टाइम कम स्पेंड करना होता है, मदर के साथ ज़्यादा होता है, तो इसलिए बच्चे जो होते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा अटैच्ड होते हैं मदर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्चुअली मैच्योरेशन इन चाइल्ड्स ग्रोथ? बालक के विकास में वस्तुतः परिपक्वता का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसमें है? इट इज़ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर्स कंकरेंटली, या बालक की वृद्धि और उसका विकास है जो दोनों साथ-साथ होते हैं। इट इज़ ओनली ग्रोथ, इसका तात्पर्य केवल समृद्धि से। इट इज़ ओनली डेवलपमेंट, इसका तात्पर्य केवल विकास से है। इट इज़ ओनली इमोशनल डेवलपमेंट, इसका यह केवल संवेगात्मक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर मैच्योरेशन जो होता है चाइल्ड की ग्रोथ में, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ पर मैच्योरेशन की जब बात आ रही है तो यहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को ही कहा जा रहा है, तो कई का आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा कि ये बालक की वृद्धि और उसका विकास जो है दोनों साथ-साथ में होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड बाय चाइल्ड रिफर टू। बालक द्वारा, जो बालक होता है उसके द्वारा उत्तम और बुरा दोनों भेद किया जाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मोरल डोमेन नैतिक क्षेत्र से, इमोशनल डोमेन संवेगात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक और सोशल डोमेन सामाजिक क्षेत्र। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोग को खोलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसके बारे में बताया था। तो उसमें ही गुड और बैड की भी भावना आती है। ये किस तरह का डोमेन है? ये मोरल डोमेन में आता है, नैतिक क्षेत्र है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following plays a key role in educating the child after the school? विद्यालय के बाद बालक के शिक्षण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका अहम होती है? होम की, फैमिली की, मीडिया की, टीचर की। तो यहाँ पर जो प्रथम होती है प्राइमरी हो जाएगी, वो कौन सी होगी? घर होती है, होम होगा। सेकेंडरी हो जाता है जो विद्यालय है, स्कूल है। तो अब यहाँ पर कह रहा है स्कूल के बाद में कौन सी आती है? जो स्कूल के बाद, स्कूल में हमने शिक्षण दिया, टीचिंग का काम हो गया, उसके बाद जो आएगी वो हो जाएगा मीडिया। यहाँ पर थर्ड स्टेज को पूछ रहा है। अब थोड़ा-सा क्वेश्चन घुमा के दिया तो ज़्यादातर आप लोग होम लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। फैमिली या होम नहीं सही है, मीडिया करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एडोलसेंट? निम्नलिखित में से क्या किशोर की मानसिक विशेषता हो सकती है? फील ऑकवर्डनेस, असहज महसूस करना, क्राइसिस पीरियड संकटकालीन समयावधि, फाइंड फॉल्ट विद अदर, अन्य व्यक्तियों का छिद्रान्वेषण, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट अति आत्मविश्वास की भावना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एडोलसेंट में यानी कि उस एज में, एडोलसेंट की जो एज होती है, मानसिक विशेषता किस तरह की होगी एक बच्चे की या एक किशोर की? तो यहाँ पर क्या होगा? क्राइसिस पीरियड होता है, संकटकालीन अवस्था बोला ही जाता है किशोर अवस्था को। एडोलसेंट का जो पीरियड होता है उसको क्या कहा गया है? उसको संकटकालीन अवस्था कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि एक स्टेबल माइंड नहीं हो पाता है उस युवक का या उस किशोर का, जिस वजह से क्या होता है उसको संकटकालीन अवस्था कहा जाता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको अपने समाज में भी अपनी एक पहचान बनाने की भी होती है कि क्या करियर उसे चुनना है, क्या करियर उसे चुनना है, समाज के साथ मिलकर कैसे चलना है, काफ़ी प्रेशराइज़ भी होता है वो अपने गोल्स को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर के, बहुत सी चीज़ें, दूसरों से कैसे अच्छा दिखना भी है, तो बहुत कुछ एक साथ उसके ऊपर प्रेशर होता है, इस वजह से वो संकटकालीन समयावधि कहलाती है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा कथन सही है? 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शंस। ग्रोथ इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। वृद्धि में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन सम्मिलित है, तो गलत है। ग्रोथ की जब बात होती है, वृद्धि जो होती है, जैसे कि आप बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है उसके हाथ-पैरों का भी विकास होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, तो काफ़ी चेंजेस जो होते हैं, जो विज़िबल होते हैं, आपको दिखते हैं, तो वो ग्रोथ कहलाती है और वो सिर्फ़ आपकी क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती। तो ये अलग-अलग हो जाएगा। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। परिपक्वता की आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है, सही बात है। आप लाइफ टाइम तक आपकी हाइट बढ़ती नहीं रहती, एक टाइम पे आने के बाद क्या होता है हाइट आपकी बढ़ना बंद हो जाती है। तो वृद्धि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है।
आगे देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं, ये तो गलत है। जो विकास होता है वो डेवलपमेंट जो है वो आपका चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। जब जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो विकास जो होता है वो लाइफ टाइम चलता ही रहता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, विकास और समृद्धि दोनों सदैव साथ साथ चलती है, नहीं, क्योंकि ग्रोथ जो होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है और जो विकास होगा वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर बी वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा कि ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, परिपक्वता आने के बाद जो होता है वो वृद्धि रुक जाती है। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन proximodistal sequence the development of human beings happens from, जो ये proximodistal अनुक्रम है इसमें मानव का विकास जो होता है वो किस तरह का होता है? आउटर टू इनर, हेड टू टो, सेंटर टू आउटसाइड, टो टू हेड, किस तरह का होता है? इसमें जो विकास होता है सेंटर टू आउटसाइड, यानी अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर बहुत पूछा जाता है ये बात कि बच्चा जो होता है पहले एक मोती की माला है उसको पुरोना पहले सीखता है या तो उस मोती को पकड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वो मुट्ठी में बॉल को या किसी मोती को पकड़ना पहले सीखता है, उसके बाद पुरोना सीखता है। तो ये उसका जो विकास होता है वो सेंटर टू आउटसाइड होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child has learned to crawl without any support or training. This change may be attributed to, बालक ने बिना किसी सहयोग या प्रशिक्षण के ही रेंगना सीखा है या परिवर्तन कहा जा सकता है। ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, लर्निंग। अगर बच्चे ने किसी सपोर्ट के या सहयोग के, किसी ट्रेनिंग के, यानी कि कोई से ट्रेनिंग नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया, उसके बाद भी उसने जो है, आप देखते हो बच्चे डायरेक्ट तो खड़े नहीं हो जाते हैं, जब छोटे से होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इधर उधर पलटना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्रॉल करना, रेंगना सीखते हैं, फिर जब बैठना सीखते हैं उसके बाद खड़े होते हैं। तो यहाँ पर इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसे हम परिपक्वता कहते हैं, मैचुरेशन। धीरे धीरे क्या होता है, उनमें मैच्योरिटी आती जाती है और उनमें अब ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है? एडोलसेंस स्टेज प्रमोट्स न्यू रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ, किशोरावस्था में केवल समान आयु के सखाओं के साथ नए संबंध का संवर्धन होता है। सेम सेक्स ओनली, अपोजिट, बोथ, या फिर रिच बैकग्राउंड अलोन। मतलब कहने का ये है कि जो अडोसेंस की किशोरावस्था होती है तो जो मेल से के साथ ज्यादा जो है दोस्ती या फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं और या फिर और फीमेल फीमेल के साथ। इस तरह से पूछा रहा है क्वेश्चन आपका कि किस तरह के लोगों के साथ जो है उनका ज्यादा उठना बैठना है, मिलना जुलना बढ़ता है। तो यहाँ पर जो होगा वो बोथ, दोनों के ही साथ। जो बाल्यावस्था की एज होती है उस एज में क्या होगा कि लड़के लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा रखना चाहते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ। लेकिन जब एडोलसेंस में आते हैं तो वो अदर अपोजिट सेक्स जो होता है उसके साथ भी ज्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑपरेशनल स्टेज हैपेंस इन एज ग्रुप, पियाजे के अनुसार जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है किस आयु में घटित होती है? बर्थ टू 2 years, 2 to 7, 7 to 11, 11 years एंड अबव। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, चारों अवस्थाएं होती, चार होती, चारों के बारे में बताया था। तो अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए मुझे। ये जो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट वाली, वो थर्ड होती है, तो उसकी एज क्या रहती है? इसका आंसर आप सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं जरूर से कमेंट करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चिल्ड्रन अज्यूम अफेक्शंस camouflage feeling toward family during the age group, निम्नलिखित में से किस आयु समूह के बालकों में परिवार कुटुंब के प्रति प्रेम सामान्य भावनाएं विकसित होती हैं? 5 to 8 years, 9 to 11, 12 to 14, 14 years। क्वेश्चन क्या जो कह रहा है आपका कि किस आयु समूह के, किस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली के लिए, उनके मन में क्या होता है कि प्रेम की भावना है या फिर फीलिंग्स होती हैं कि हमारी फैमिली है, उनके लिए जो है उनके साथ अफेक्शन फील कर पाते हैं। तो वो कौन सी एज ग्रुप रहती है? वो 12 to 14 रहती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम एंड सोसाइटी, नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षक गृह और समाज की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से मोरल और रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए आप होम और सोसाइटी को नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों का स्कूल में भी बहुत होता है।
जो वो सेम एज के बच्चों के साथ जाते हैं, देखते हैं उनके साथ क्या खेलना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, उठना बैठना दिन भर का सब कुछ वो देखते हैं। तो उनमें क्या होता है बहुत सी मोरल वैल्यूज और स्कूल से भी सिखाई जाती हैं, अपने टीचर्स को देख के उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ से भी सीखने को मिलती है। तो पूरी तरह से सिर्फ वो घर की या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड बी लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण व्यक्तियों के विकल्प पर छोड़ देना चाहिए। तो पूरी तरह से बच्चों पर भी नहीं छोड़ा जा सकता, उनको सिखाया जाता है क्योंकि वो समाज का हिस्सा होते हैं। मोरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण विद्यालय के कार्यक्रम का भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है ये वाला कि ये जो है स्कूल के अगर हम तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें हिस्सा बना देते हैं अगर इसको, जैसे कि बहुत से चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में, बहुत सी इस तरह के जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं एनजीओ के द्वारा। तो वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ बच्चे उठते बैठते हैं, देखते हैं, चीज़ों को जानकारी लेते हैं। तो वहाँ पर उनकी मोरल और रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। और ये जो फोर्थ कह रहा है कि पूरी तरह से नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण का दायित्व संबंधित धर्मों पर छोड़ देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें स्कूल की जब हम बात करें तो वहाँ पर अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। तो सारे ही बच्चों को उनके बारे में जानना है, सीखना है, इन सब की भी एक ये कहिए प्लेटफ़ॉर्म मिल पाता है अलग-अलग चीज़ों को सीखने का। इससे सबसे बेस्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी वाला होगा। इसमें जो आप देखेंगे क्वेश्चन्स जो होते हैं, आंसर जितने भी मिलेंगे आपको, सब इस तरह से होते हैं कि सब करेक्ट लगते हैं। आपको बेस्ट आंसर देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को, और देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे बहुत से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ये आपका जो आ रहा है ये एमआरएस का है, इसके बाद आपकी केवीएस की भी वैकेंसी आएगी, एनवीएस की आएगी, तो उन सभी के आपके लिए पीवाईक्यूज भी और प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आऊँगी। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्नर इज पैसिव इन। निम्नलिखित में से किस में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है? यानी कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो क्योंकि यहाँ पर मेनली बात जो होती है बच्चों की ही हो रही है, जो सीख रहा है वो निष्क्रिय होता है। कनेक्टिविज्म में या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में, बिहेवियरिज्म में, कॉग्निटिविज्म में। तो संज्ञानवाद में भी बच्चा एक्टिव होगा, जो रचनावाद हो उसमें तो होगा ही, और कनेक्टिविज्म तो कनेक्ट करना ही है हमको बच्चों के साथ, उसमें भी। लेकिन जो आपका व्यवहारवाद होता है वहाँ पर जो लर्नर होता है वो पैसिव माना जाता है। वहाँ मेन रोल जो होता है वो शिक्षक का, टीचर का मेन रोल होता है। टीचर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट कम एक्टिव होता है। लेकिन जो बाकी के तीनों दे रखे हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, लर्नर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता और मेन ये रहता है, ये दोनों ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव जो माना जाता है वो बच्चे को माना जाता है, लर्नर को माना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और व्यवहारवादी कौन थे, अगर इसकी बात करें कि कौन से थिंकर्स थे जो व्यवहारवादी माने जाते हैं, तो जो आपके थॉर्नडाइक थे वो भी व्यवहारवादी हो जाते हैं, स्किनर भी व्यवहारवाद में आते हैं आपके, पावलोव भी जो है वो भी व्यवहारवादी ही माने जाते हैं। उनके सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें सारे सिद्धांत मैं आप लोग को कवर कराऊंगी। स्किनर का, पावलोव का, थॉर्नडाइक का, कोहलर है, जितने भी हैं उन सबके क्वेश्चंस, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 2-3 वीडियो में कवर हो पाएगा क्योंकि काफ़ी है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, वहाँ पर बहुत से सिद्धांत आ रहे हैं, तो 2-3 वीडियोज़ में कवर होगा। तो आगे की वीडियोज़ उसी से रिलेटेड आएँगी आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? करिकुलम इज पर्सपेक्टिव व्हाइल सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पाठ्यचर्या होती है, करिकुलम होता है, वो आपका नियमों के अनुसार या निर्देशात्मक होता है, और जो सिलेबस होता है वो आपका विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव होता है। दूसरा कह रहा है, बोथ करिकुलम एंड सिलेबस आर फ्रेम्ड बाय एजुकेशनल एक्सपर्ट। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों को शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाएगा। बोथ करिकुलम एंड सिलेबस आर वेरी ब्रॉड इन नेचर। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों काफी व्यापक प्रकृति के होते हैं। करिकुलम इंक्लूड्स द प्लान्ड एंड गाइडेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हाइल सिलेबस प्रेजेंट्स एन आउटलाइन ऑफ ए कोर्स ऑफ स्टूडेंट। जो पाठ्यचर्या होती है में योजित और मार्ग निर्देशित अधिगम अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम अध्ययन के कोर्स की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, जो सिलेबस होता है वो आपका
एग्जैक्टली ये बताता है कि क्लास में बच्चों को एक क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है उसके बारे में। और जो करिकुलम होता है वो हमको बताता है, निर्देश देता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसमें सिलेबस के साथ साथ आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी शामिल होती हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि दोनों ही क्या होते हैं, एजुकेशनल एक्सपर्ट बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। जो सी वाला पॉइंट कह रहा है कि दोनों काफ़ी व्यापक प्रकृति के, तो ऐसा नहीं, करिकुलम जो होता है वो ज़्यादा ब्रॉड नेचर में होता है, सिलेबस थोड़ा नैरो होता है। तो यहाँ पर ये सी वाला जो है वो इनकरेक्ट होगा, और डी वाला भी करेक्ट कह रहा है, तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो सी वाला पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? निम्नलिखित में से अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं होती है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट। ये आशा करता है कि विद्यार्थी गलतियां करें। इट एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट मेक एरर। यह विद्यार्थियों के प्रबल पक्ष और अधिगम संबंधी जरूरतों को पहचानने में सहायता करता है। इट इज जजमेंटल, यह निर्णयात्मक है। इट परमिट्स पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। ये सहपाठी आकलन और स्व आकलन की अनुमति देता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या इसकी विशेषता नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन, जब बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग क्लास ही हम बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, जिससे कि हमको उनका फीडबैक मिले, हमको ये आइडिया लग सके कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो साथ साथ ही क्वेश्चंस करते रहना, उनके कितना वो सीख पा रहे हैं, लर्निंग कितनी हो पा रही है, उसका असेसमेंट करते रहना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। इसी को एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में और अच्छे से बताया था। तो गलत क्या है इसके बारे में, तो पहला पॉइंट है कि विद्यार्थी जो भी गलत कर रहे हैं उनको सुधारा जाएगा, तो गलतियां करते हैं। स्टूडेंट में इट एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट मेक एरर, तो हम डायरेक्टली ये नहीं मान लेते कि नहीं बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। ये रहता ही है कि सीखने में उनको प्रॉब्लम होगी या कुछ नहीं समझ में आएगा, वो गलतियां कर सकते हैं। ये निर्णयात्मक नहीं है। वैसे तो सारे पॉइंट्स आपको देखने से लग रहे होंगे कि विशेषता नहीं है, लेकिन जो जजमेंटल वाला है वो ज़्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंटल किसी भी तरह नहीं होता है। हम कोई जजमेंट पास नहीं करते बच्चे की लर्निंग पर। हम ये जानने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसमें कि हमने जो पढ़ाया था उस बच्चों को सही ढंग से समझ में आया है या नहीं आया है, कहाँ-कहाँ पर वो गलत है और उनको करेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे ये जजमेंटल नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। इसी तरह के ऑप्शंस रहेंगे कि चारों आपको लग रहे होंगे कि हाँ, ये चारों ही विशेषताएँ नहीं हैं, लेकिन आपको कौन-सा चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा गलत होगा। तो थोड़ा-सा आपको अच्छे से फॉर्मेटिव है, समेटिव असेसमेंट, ये 4 तरह की रहती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट इन लर्निंग है, असेसमेंट एज़ लर्निंग है, और एक एक असेसमेंट और लर्निंग होता है। इन चारों को आपको अच्छे से याद करना होगा। चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चारों से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच? निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है? सीकिंग पेयर असिस्टेंस, सहपाठी और सहायता मांगना, सहपाठी की सहायता मांगना, लर्निंग एट ओन पेस, अपनी गति से अधिगम करना, मेमोराइजिंग फार्मूला, फार्मूला को याद करना, प्रैक्टिसाइंग मास्टरी लर्निंग यानी कि प्रवृत्ता अधिगम का अभ्यास करना। या जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का हिस्सा नहीं है, के अंतर्गत नहीं आता, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर याद करने की बात नहीं की जा रही है। अब जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, कहीं पर भी रटने की बात नहीं की जाती। जब से एनसीएफ आपका 2005 वाला आया है, तब से रटने को बिल्कुल पूरी तरह से समझ लीजिए बैन कर दिया गया है कि हमको बच्चों को किसी भी तरह से कुछ भी रटाना नहीं है, हमको उनको सिखाना है। तो यहाँ पर मेमोराइजिंग फार्मूला जो होता है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच जो अभी मॉडर्न आपकी आई हुई है, उसमें मेमोराइजिंग वाली बात नहीं होती। बच्चों की योग्यता क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमको उनको अधिगम कराना होता है, लर्निंग करानी होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज। अनुभवात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि इट इनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, या स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है। इट फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नॉट ऑन द आउटकम्स, ये अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देता है न कि उसके परिणामों पर। इट इनकॉर्पोरेट्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इनटू द क्लासरूम्स, या कक्षा में विभेदीय निर्देश को शामिल करता है। आईसीटी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, आईसीटी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो किसको प्राथमिकता नहीं देती है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आप लोग के,
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग आंसर करिएगा, सही आपको आ रहा है, गलत आ रहा है या फिर आपको तुक्का भी लगाना चाह रहे हैं तो भी आप लगाइए। इससे क्या आपको ये पता चले कि कितना आप सही जा सकते हैं। तो इसका आंसर सभी बच्चे जितने भी वीडियोज़ देख रहे होंगे सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे इसका आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। आईसीटी के भी आप लोग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो उनको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। T20 सीरीज़ चल रही है उसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।